गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीबॉडी, प्लीज जल्दी से ज्वाइन कर लो क्लास को ताकि हम आज का कार्यक्रम स्टार्ट करें। हाँ, एक मिनट। हाँ जी, जल्दी से ज्वाइन कर लो क्लास को, फिर हम आज का कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे जिसमें हमें आज सेकेंड लास्ट लेक्चर में आपका स्वागत है ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, फिर इसके बाद चैप्टर का नाम क्या है? लिक्विड सॉल्यूशंस। क्या आपको यहाँ तक इतने हाइट तक दिख रहा है क्या? क्योंकि आज थोड़ा सा सेटअप चेंज है। हाँ, दिख तो रहा है भाई, दिख तो रहा है, बढ़िया दिख रहा है। और आज थोड़ा सा सेटअप चेंज है इसका, है ना, तो इसलिए पूछ रहा था। तो लिक्विड सॉल्यूशंस चैप्टर का नाम है, लेक्चर नंबर इज 11, सॉरी 12, लेक्चर नंबर इज 12। सो आई होप सो आपने 11th लेक्चर तक सारे लेक्चर्स देखे हैं, बढ़िया से पढ़े हैं। पिछले लेक्चर का होमवर्क आपने अच्छे से किया है, रिवीजन कर लिया है ना, डीपीपी वगैरह सॉल्व कर ली है ना। डीपीपी आई थी क्या कल? आई डोंट नो, नहीं आई। चलो फिर आज आ जाएगी, है ना, कोई वो तो नहीं है। आज आ जाएगी फिर डीपीपी, अगर कल नहीं आई थी, है ना। अब हमें पिछले लेक्चर्स का रिवाइज करना है, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी थी उनको रिवाइज करना है। हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग राघव, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अंशुल, मयंक, वेरी गुड इवनिंग। रिया, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ जी, तो अब स्टार्ट करेंगे क्लास को। गुड इवनिंग तो हो गया, अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। अब ध्यान से सुनना, कुछ चीजें मैं नई भी बताऊंगा यहाँ पे, है ना। नहीं मतलब नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, न्यू बताऊंगा जो मैंने आपको पहले नहीं बताई है ना, वैसी चीजें। तो ये रिवीजन भी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, और अगला लेक्चर भी साथ ही में कंटिन्यू हुआ है ना। तो हमने पढ़ा था आरएलवीपी के बारे में सबसे पहले, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में, और इसमें जो हमारे पास रिजल्ट आया था दैट वाज पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, दैट इज इक्वल टू काई बी, यानी कि एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। इसको आप, अगर मैंने कहा, ये हमने आरएलवीपी के बारे में पढ़ा था। आरएलवीपी मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में कितना कम हुआ है वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने देखा था अबाउट डेल्टा टीबी, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया, हमने सॉल्यूट डाला था, दिस वाज इक्वल टू केबी टाइम्स स्मॉल एम। केबी क्या है? एब्लिस्कोपिक कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। अब अगर हमें लिखनी है केबी की वैल्यू, तो वो हम कैसे लिखेंगे? कभी कभी आ जाती है, आपको वैल्यू दे देते हैं कुछ कुछ चीजों की, तो आर इंटू टीबी का स्क्वायर एट एनी टेम्परेचर, जो भी आपको दिया होगा क्वेश्चन में, अपॉन 10 टू द पावर 3 टाइम्स डेल्टा एच। अब देखो, बॉइलिंग है मतलब फ्यूजन होता है, बॉइलिंग को हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन बोलते हैं, डेल्टा एच फ्यूजन, ठीक है, ये आपके पास आता है, सही बात है। अब यहाँ पे हमने डेल्टा एच लिया है, तो यहाँ पे आएगा मोलिकुलर वेट एज वेल, ठीक है, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, ये नया है, ये मैंने आपको पहले बताया नहीं, तो इसको आप नोट करना, डेल्टा टी एफ दैट विल बी इक्वल टू के बी टाइम्स के एफ टाइम्स स्मॉल एम। अब अगर मुझे के एफ लिखना है, आर इंटू टी बी का स्क्वायर इंटू मोलर वेट अपॉन, सॉरी टी एफ है यहाँ पे, अपॉन 10 टू द पावर 3 इंटू डेल्टा एच, ठीक है, सेम है इसमें। अभी आपको क्वेश्चन में दी होगी सारी वैल्यूज, ठीक है, और आपको इसका आंसर निकालना है। अब आज तक इससे बेस्ड कोई क्वेश्चन आया नहीं है, इसलिए मैंने आपको बताया भी नहीं। मैंने कहा फिर भी अगर आप कहीं से कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आपको पता चला कि ये है ना, तो आप तो वैसे ही नहीं छोड़ोगे। जैसा मैंने अभी पिछले उसमें कमेंट्स देखे थे, है ना, पता नहीं क्या क्या लिखा है। एक लिख रहा है समझ नहीं आया, फिजिक्स के कमेंट में समझ नहीं आया, तो इसकी कई सारे कारण हो सकते हैं। फिजिक्स की वीडियो में कमेंट में था, है ना, समझ नहीं आया तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। या तो आप अपना दिमाग रख के कहीं और रख के आए थे, फ्रिज में रख दिया होगा, प्रिजर्व कर लेते हैं, अपनी आने वाली जनरेशन को दे देंगे, ठीक है, या तो ये कारण हो सकता है। या तो उसका कारण ये भी हो सकता है कि मैं अच्छा पढ़ा ना रहा हूँ, है ना, जबकि पिछले वीडियोस में मतलब मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा कि मतलब मैं अपना फुल परसेंट नहीं दे रहा। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा मेरे से, तो आप टीचर चेंज करके देख लो, क्या पता आपको बढ़िया से समझ आ जाए, है ना, जो कि आपको कर लेना चाहिए अगर आपको किसी से समझ नहीं आ रहा, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। और एक और कारण हो सकता है, आपने पिछले लेक्चर्स देखे ना हो, आप उस लेक्चर में कूद के आ गए हो, ये बहुत गलत बात है
है ना, आपने देखा होगा यूट्यूब पे, कूद कूद के देखिए, कूद कूद के बताइए। तो कूद कूद के आपको आना नहीं है किसी लेक्चर में, आपको शुरू से कोई चैप्टर अगर देख रहे हैं तो वो शुरू से देखिएगा, आपका ऐसे लिंक ही नहीं बनेगा। इट इज अ बैच, जीत बैच का नाम है, ऐसे नहीं है भाई। बैच में आपको क्या करना होता है, शुरू से देखना होता है सब कुछ, बीच में से नहीं, बिकॉज लिंक करके पढ़ाता है कोई भी अगर पढ़ा रहा हो तो, ठीक है। तो इसमें मेरे को कोई गुस्सा नहीं है, आप कह सकते हैं कि आपको समझ नहीं आया, कहो, आई एम नॉट एंग्री, है ना, बस मुझे ये कहना था तो मैंने आपको कह दिया। या आप या तो शुरू से लेक्चर्स देखो, या तो आपको अगर मेरे से फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करी तो मेरे से मत देखिए। फिर हमने देखा था पाई इक्वल CRT, जहाँ पे पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। जब हमने ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी जिसके आसपास सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। अब जहाँ पे सॉल्यूशन की लो कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब वहाँ पे सॉल्यूट कम है, सॉल्यूट कम है तो क्या, सॉल्वेंट ज्यादा है, तो अब ज्यादा से जहाँ पे ज्यादा है वहीं से दूसरी जगह जाएगा ना, इसलिए हमने इसको क्या बोला था, ऑस्मोसिस बोला था। और इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो हमने एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया उसको हम बोलते हैं पाई, ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हो, इस ऑस्मोसिस के कारण जो भी प्रेशर जनरेट हुआ उसको कह दिया पाई। उसकी वैल्यू कितनी होगी, CRT, जहाँ पे C क्या है, कैपिटल M के बराबर, यानी मोल पर लीटर, है ना। और R की अलग अलग यूनिट्स होती हैं, उसके लिए आप अलग अलग वैल्यू डालते हो, क्वेश्चन में दी होती है जनरली, ठीक है। एंड टेम्परेचर का आपको पता ही, ठीक है। तो ये सब हमने देखा था, तो अभी आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ हमें आगे क्या करना है, ठीक है। अच्छा, बिफोर मूविंग अहेड आपको मैं एक और इसमें बताना चाहूंगा RLVT में, जो कि पीछे पॉइंट मिस हो गया था, ठीक है। तो हम यहाँ पे बता देते हैं आपको, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, मुझे पता होता है कि मैंने क्या क्या मिस करवाया है। अभी हेनरीज लॉ की एप्लीकेशंस और वो बची हैं लिमिटेशंस, ठीक है। आई नो मैंने आपको क्या क्या छुड़वाया हुआ है और क्यों क्यों छुड़वाया हुआ है, क्योंकि वो बिल्कुल जनरल टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक है ना। उसको आप NCERT से पढ़ोगे तो भी समझ आ जाएगा, उससे क्वेश्चन आपका आया नहीं है कभी JEE नीट में, बट फिर भी मैं करवाऊंगा, ठीक है, करवाऊंगा मैं, अगले लेक्चर में देख लेंगे उसको, बिकॉज अगला लेक्चर बिल्कुल इस चैप्टर का बाइंडिंग लेक्चर होगा, तो उसमें हम जो भी बचा है उस सबको करेंगे, ठीक है। तो P नॉट माइनस P, हाँ ये हमने देखा था, यहाँ पे मैं NB/NA की जगह पहले चलो ये लिख लो, NB/NA प्लस NB दैट इज इक्वल टू KB, ये था। अब NCERT क्या कहती है, NCERT कहती है कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, अगर मान लो डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो आप क्या लिख सकते हो, P नॉट माइनस PS/P नॉट इज इक्वल टू NB/NA, ये NCERT कहती है। जबकि JEE में अगर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो वो गलत कर देंगे, ठीक है। JEE वालों ने एक बार ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया था और ये वाले फॉर्मूले से आंसर गलत था, उन्होंने कैसे किया था वो मैं आपको बताता हूँ, है ना। ये आपके पास फॉर्मूला है, इसका रेसिप्रोकल कर दो, P नॉट माइनस PS दैट विल बी इक्वल टू NA प्लस NB/NB, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस NA/NB, 1 को उस साइड लेके जाएंगे, -1 दैट विल बी इक्वल टू दिस। इसको अगर आप और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, P नॉट माइनस P नॉट प्लस P नॉट माइनस PS NA/NB, ठीक है। ये हट जाएगा, PS/P नॉट माइनस PS/P नॉट माइनस PS NA/NB, तो ये इसका रेसिप्रोकल कर लोगे तो P नॉट माइनस PS, ये आपको दिख रहा है इतनी ऊपर, नहीं तो मैं अगले पेज पे समझा दूंगा इसको, इतनी ऊपर आपको दिख नहीं रहा तो मैं अगले पे समझा देता हूँ इस चीज को, है ना। ये चीज हम आगे देखते हैं, ये आपकी NCERT में दिया हुआ है, बट फॉर JEE नीट इट इज रॉन्ग, JEE नीट में इसको यूज ना करें, ठीक है। वो आपको बताऊंगा क्या यूज करना है आपको, पहले इतना देखो। उन NCERT वाले क्या कह रहे हैं, अगर मान लो डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उसमें सोल्यूट का अमाउंट बहुत कम है, इसको निगलेक्ट कर दो, ठीक है। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, पहले आप इतना नोट करो। इसमें नोट करने वाली क्या चीज़ है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपको नोट करना है, KV और KF के फॉर्मूले आपको नोट करने हैं। RTB²/10⁻³ डेल्टा H वेपराइजेशन, अरे मैंने फ्यूजन लिख दिया, वेपर बन रहा है ना बॉइलिंग से, तो यहाँ पे वेपराइजेशन आएगा, सॉलिड टू लिक्विड होता है फ्यूजन, तो यहाँ पे आएगा वेपराइजेशन और यहाँ पे आएगा फ्यूजन, सॉलिड टू लिक्विड है ना फ्यूजन। एक मिनट, क्या कर रहा हूँ यार मैं, सॉलिड टू लिक्विड थोड़ी है, लिक्विड टू सॉलिड है ना, रिलीज हो रहा है, तो इसको नोट करो पहले, ओके। नोट इट डाउन वेरी वेरी फास्ट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट भी तो है,
Noted it down? Have you noted it down now? चलिए तो फिर जो मैं आपको बता रहा था उसी की तरफ हम बढ़ते हैं। RLVP for dilute solutions। हमने क्या पढ़ा था? P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट दैट इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, यानी काय बी है ना। अब इसको आप रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या आ जाएगा? पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस एन ए अपॉन एन बी प्लस एन बी अपॉन एन बी, है ना। मैंने इसको कर लिया ना स्प्लिट, 1 आ गया, 1 को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो मार्कर भाई क्या है यार, पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस दैट विल बी इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी, यहाँ पे -1 है ना। इसको सब्ट्रैक्ट करो, पी नॉट माइनस पी नॉट प्लस पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस एन ए अपॉन एन बी। पी नॉट माइनस पी नॉट हटा दो, पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस एन ए अपॉन एन बी के बराबर। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, इसका रेसिप्रोकल हमने कर लिया अपॉन पी एस है, सॉरी, दैट इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। तो अगर हम कहीं भी ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये वाला कहीं भी यूज हो सकता है, डाइल्यूट हो नॉन डाइल्यूट हो, बिकॉज हमने डाइल्यूट के लिए तो इसको निग्लेक्ट कर देते हैं ना, तो हमने वैसा तो कुछ किया नहीं, तो ये कहीं भी आप यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले को बिंदास होकर। जहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई इन्फॉर्मेशन कम है तो आप ये वाला यूज कर लो। इसको नोट करो जल्दी से, तब तक मैं नया मार्कर खोल लेता हूँ। नोट इट डाउन, तब तक मैं एक नया मार्कर खोल रहा हूँ। और ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, सही है। चलिए, आई होप सो यू हैव नोटेड इट डाउन। नाउ वी शैल मूव टुवर्ड्स आवर मेन टॉपिक। तो ये था पिछले लेक्चर्स का रिवीजन एज वेल एज कुछ नई चीजें हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? अब पाई के बारे में पढ़ रहे थे। पाई यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ रहे थे। हमने देखा था पाई इक्वल्स CRT, इतना हमने देख लिया था। तो बहुत पतला है, इतना पतला दिख रहा है क्या? डोंट बी सैड, व्हाई आई वुड बी सैड। देखो भाई, मुझे इन कमेंट्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज कोई तो देख रहा होगा यार बढ़िया से। आई डोंट केयर। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपके कमेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता, आई रिस्पेक्ट योर कमेंट्स, बट आई डोंट पे एनी हीड टू द हेट कमेंट्स। जैसे कुछ बच्चे गालियां लिख रहे थे, वो तो यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, तो वो तो हटा ही देगा यूट्यूब खुद ही, फिर उसको मैं क्या करूँ यार, है ना। पाई इक्वल्स CRT हमने ये यूज किया था, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हमें क्या पढ़ना है? रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, इसको हम क्या कहते हैं? RO कहते हैं, जो आपके फिल्टर्स में भी यूज होती है शायद, है ना, RO, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसमें क्या होगा? the amount of the pressure is the pressure which changes the direction of flow, changes the flow of the solvent particles। ठीक है, जैसे मान लो यहां पे आपका पाई है CRT। अब मैंने मान लिया कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, मतलब इसमें सॉल्वेंट ज्यादा है ना। कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसका पाई है CRT, है ना। R की वैल्यू T की वैल्यू सेम है ना। तो मान लो कॉन्सेंट्रेशन इसमें कम है, इसमें ज्यादा है, तो यहां से यहां जाएगा ना सॉल्वेंट, सही बात है। ये इसको आप ऐसे समझिए, कॉन्सेंट्रेशन की जगह क्या करो, ऐसे करो। पहले जो फ्लो था वो था ऐसा, ये था इनिशियल फ्लो, इनिशियल केस। बाद में हमने प्रेशर इतना ज्यादा लगा दिया कि फ्लो का डायरेक्शन ही रिवर्स हो गया। फाइनल केस, आफ्टर अप्लाइंग प्रेशर, कौन सा प्रेशर? पाई। RO टेक्निक हमने यूज कर ली, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस।
और ये कहां पे यूज होती है? फॉर सी वाटर डिसैनिटेशन, उसमें यूज होती है। ठीक है, इतना नोट करो, फिर आपको इसके कुछ केसेस पढ़ने हैं, है ना? पहले इतना नोट करो, वो तो हम बाद की बात है, वो देखेंगे हम। नोटेड डाउन वेरी वेरी फास्ट। हमें कुछ सॉल्यूशंस देखने हैं, कैसे सॉल्यूशंस हैं, है ना? फिर हम बाकी आगे की कहानी देखेंगे। चलिए, आई होप आप नोट कर लिया हो। बस आरओ के बारे में इतना ही आपको जानना था कि रिवर्स ऑस्मोसिस भी हो सकती है अगर आप प्रेशर ज्यादा अप्लाई कर देंगे, है ना? जितना आपको रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा अगर आप पाई लगा देंगे, प्रेशर पाई से ज्यादा, तो वो रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगा ऑस्मोसिस, उसको बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक, सही है। अब हमें क्या पढ़ना है? सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ solutions on the basis of पाई। हायर पाई है, हायर पाई, लोअर पाई या इक्वल पाई। अब ये मुझे आप बताएंगे। आपने क्लास 10th में 3 तरह के सॉल्यूशंस पढ़े होंगे। क्लास 10th में पढ़े हैं क्या, या क्लास 9th में? मेरे ख्याल से क्लास 9th या 10th में पढ़े हैं। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या होता था? सॉल्यूट बराबर बराबर, सॉल्यूट बराबर तो ये भी बराबर ही होगा, तो इसको हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक है। लोअर पाई, अगर मान लो पाई कम है, यानी सॉल्यूट कम है, यानी कॉन्सेंट्रेशन कम है, उसको हम क्या बोलते थे? हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एंड अगर मान लो पाई की वैल्यू ज्यादा है तो उसको हम क्या बोल देते थे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब आपका मूवमेंट कहां से कहां होगा? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इन ऑस्मोसिस इज फ्रॉम लोअर पाई टू हायर पाई। हायर पाई का क्या मतलब है? आपको ऑस्मोसिस को रोकने के लिए ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, यानी सीआरटी की वैल्यू ज्यादा है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। और जहां पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है सॉल्यूशन की, क्या वहां से सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करते हैं? नहीं, वहां पे जाते हैं, यानी कि जहां पे पाई की वैल्यू हायर है वहां तक वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जाएंगे। ठीक है, ये नोट करिएगा। अब क्वेश्चन कैसे आता है? आपको बताना है कि कौन से आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, कौन से ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिनका सेम पाई है, पर वो ऐसे नहीं देंगे आपको सिंपल से, वो क्या करेंगे? उसमें एक और फैक्टर इंक्लूड कर देंगे जो हमें आगे पढ़ना है, तो हम वो क्वेश्चंस तब देखेंगे। अभी आपको इसके अंदर क्या पढ़ना है? दैट जो हमारा ब्लड है उसके अंदर 0.9% NaCl होता है, वेट बाय वेट परसेंट। ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, है ना? 0.9% होता है। और अगर हम इससे ज्यादा या कम कहीं ग्लूकोज वगैरह लगा दें तो फिर वो दिक्कत करता है। मतलब आइसोटोनिक ही होना चाहिए ना, उसको इक्वली होना चाहिए, उसको इस बिल्कुल उसका प्रेशर इसके बराबर होता है जितना इसका है। ठीक है, तो बस ये आपको होना चाहिए इसके एग्जांपल में, है ना? फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको नोट थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। दिस इज आइसोटोनिक टू फ्लूइड इनसाइड आर सेल्स। ठीक है, ये है आपके पास, इसको नोट करो। फिर हम अगली कहानी पे जाएंगे, कुछ केसेस देखेंगे पाई के, कि अगर मान लो कोई दो सॉल्यूशंस हैं जिनका अलग अलग पाई है तो टोटल पाई क्या होगा, है ना? कैन आई रिपीट? बट अब तो मैंने कर दिया, है ना? ये है आपके पास A जिसका है n मोल्स, यह मोल्स ऑफ A, और इसका जो है पाई है A, इसका प्रेशर। इसके अंदर हमने एक और अलग डाल दिया जिसका है पाई भी, एंड B, एंड ये है सॉल्यूशन नंबर B। इसको हमने मिक्स कर दिया आपस में,
ठीक है। अब हमने मिक्स किया तो इनका जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिमोट कहाँ गया? हो जा, इनका जो पार्शियल प्रेशर नहीं यार, ऑस्मोटिक प्रेशर ऐड हो जाएगा, तो पाई फाइनल विल बी पाई ए प्लस पाई बी। पाई फाइनल को हम क्या लिख सकते हैं? सी आर टी सी टोटल, है ना। और यहां पे क्या लिखेंगे? इसको आप ऐसे रहने दो, पाई फाइनल लिखो, पाई फाइनल, ठीक है। पाई ए एन ए बाय वी, वॉल्यूम दोनों का सेम है, मान लिया वी, ये हो गया सी आर टी प्लस एन बी बाय वी आर टी, दैट इज इक्वल टू, विच शोज दैट पाई फाइनल, पाई फाइनल को आप क्या लिख सकते हो? एन फाइनल आर टी बाय वी, या इसको ऐसे ही रहने दो यार, इतना क्या करूंगा। पाई फाइनल एन ए प्लस एन बी, बाकी सब कॉमन है लेकिन, आर टी बाई वी, ये आपके पास पाई फाइनल है। सही बात है, तो इसको आप नोट कर लें। अगर मान लो वॉल्यूम भी थोड़े चेंज है ना, इफ द वॉल्यूम इज चेंज, टू सॉल्यूशंस हैं सेम पे, इतना नोट करो पहले आप, ये अलग केस है और एक अलग केस और पढ़ा है, ठीक है। ये है केस नंबर 2, ये दोनों चीजें भी अलग अलग थी, है ना। यहाँ पे क्या है? टू सॉल्यूशंस ऑफ सेम थिंग इज मेड, इज मिक्स्ड, कि सेम चीज के दो सॉल्यूशंस हमने मिक्स कर दिए, जैसे ये है एक, ये है दो, इनको हमने मिला के एक फाइनल सॉल्यूशन बना दिया, ये है ना। इसका है पाई 1 v1 पाई 2 v2, और ये है आपके पास, आपको बताना है क्या होगा, तो पाई 1 v1 प्लस पाई 2 v2, दैट विल बी इक्वल टू पाई फाइनल v फाइनल, और v फाइनल क्या होगा? v1 प्लस v2, तो ये आपके पास आ जाएगा इस तरह से। ये आपके पास कुछ रिलेशन है जो आपको याद रखने हैं। पाई 1 v1 प्लस पाई 2 v2, दैट इज v फाइनल, सॉरी पाई फाइनल इनटू v1 प्लस v2। इसको नोट करें, इसको नोट करो भाई, फिर हम आगे बढ़ेंगे, वेंट हॉफ फैक्टर की तरफ बढ़ेंगे। We will move towards Venn Hoff factors. Note it down very fast. Completed it? Have you completed it now? I hope so. You have completed it. दर्शक जी, हाँ जी, अब हमें क्या देखना है? वेंट हॉफ फैक्टर एंड एबनॉर्मल मास। अब हमें पता है ये सारी चीजें हम क्यों कर रहे हैं यूज, ताकि हम मोलर मास को कैलकुलेट कर सकें, है ना। बिकॉज हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उन सब में हम क्या कर रहे थे? मोलर मास को कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। पहले आपने जो भी क्वेश्चंस किए हैं, पाई के कल क्वेश्चंस किए थे, है ना। पाई के किए थे क्या? आई डोंट रिमेंबर हमने पाई के क्वेश्चंस किए कि नहीं, बट बाकी सब क्यों किए थे, है ना। तो उसमें हम क्या कर रहे थे? मोलर मास निकाल रहे थे, हर एक क्वेश्चन में हमसे मोलर मास पूछा जा रहा था, ठीक है। अब हमें क्या करना है? एक और चीज पढ़नी है जो कि है एबनॉर्मल मोलर मास। अब ये तो हम जो कैलकुलेट कर रहे थे ना, इसमें एक झोल है। जैसे आपने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा, ये तो हम लिक्विड सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं, आपने वहां पे पढ़ा होगा गैसेस के बारे में, वेपर फेज, या जो भी आपने मतलब गैसेस के बारे में पढ़ा है ना। ये हमने लिक्विड सॉल्यूशन को कवर किया, वहां पे आपने गैस वगैरह के बारे में पढ़ा था, आइडियल गैस, रियल गैस, आइडियल गैस, पीवी इक्वल्स एनआरटी, है ना। अलग अलग लॉज पढ़े थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, है ना।
और उसके बाद आपने क्या पढ़ा था कि आइडियल गैस कोई होती नहीं, असल में क्या होता है, रियल गैस होती है। उसी फॉर्मूले में हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब ये फॉर्मूले जो आपने पढ़े हैं ये सही है, बट इनसे कई बार मोलर मास गलत आ जाता है किसी किसी सॉल्यूट का। अब कैसे होगा वो देखो, वो कब होगा, when the solute particles ionize, ये इसको आयोनाइज की जगह हम कहते हैं डिसोशिएट और एसोशिएट, एसोशिएट और डिसोशिएट इन सॉल्यूशन, डिसोशिएट इन सॉल्यूशन, कॉमा there is a mistake in molar mass calculated. It is either higher or lower than the actual molar mass. तो कम होता है तो ज्यादा होता है। दिस इज नोन एज एबनॉर्मल मोलर मास। टू रेक्टिफाई द मिस्टेक, comma, we introduce Van't Hoff फैक्टर। आई से लिखते हैं हम इसको। यह है एबनॉर्मल मोलर मास की कहानी। जैसे अगर मैं बात करूं यूरिया की, ग्लूकोज की, सुक्रोज की, है ना, तो ये सब जो है ये ना ही एसोसिएट करेंगे, मतलब डिसोशिएट भी नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है, अगर मैंने मान लो डाले तो आपस में मिलेंगे नहीं, एसोसिएट नहीं करेंगे, वो ब्रेक नहीं होंगे किसी चीजों में, डिसोशिएट नहीं करेंगे। अगर वो ब्रेक हो रहे हैं, है ना, जैसे मैंने मान लिया NaCl लिया है, Na+Cl-, ये ब्रेक हो रहा है ना, तो जो हमने निकाला है मोलर मास वो तो हमने एक चीज का निकाला, पर यहाँ पे तो दो चीजें आ गई। जो हमने फॉर्मूला लगाया वो हमने एक को माना कि 1 यूनिट हम डाल रहे हैं, यहाँ पे तो वो बाद में सॉल्यूशन में 2 बन जा रहा है, इसलिए हमारी जो है दिक्कत आ रही है। और इसी दिक्कत को हमने मोलर मास में दिक्कत जो आ रही है उसको हटाने के लिए हमने एक इंट्रोड्यूस किया फैक्टर, वेंट हॉफ फैक्टर। क्लियर? हाँ, अब यहां से देखो, हर एक चैप्टर का जो एंड पार्ट है वो अक्सर बर्बाद हो जाता है। दिस इज व्हाट आई फील। जैसे अगर मैं बात करूं, जो आपने पढ़ा था आइडियल गैसेस, रियल गैसेस, उसमें आपको रियल गैस के बारे में पता नहीं होगा कुछ भी, आइडियल गैस के बारे में सब पता होगा, PV = nRT, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये आपको सब पता होगा, रटे होंगे ये, बट फाइनल रियल गैस का आपको नहीं पता होगा। सही बात है? तो बस इसको आप सुधार लीजिए, इस टॉपिक को आप सुधार लीजिए, बिकॉज यहां से क्वेश्चन आना फिक्स है, इट इज फिक्स्ड। तो हम वेंट हॉफ फैक्टर की बात करेंगे, पहले आप इतना नोट करो, इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं वेंट हॉफ फैक्टर की तरफ। ठीक है? हाँ, नॉट क्लियर, एक लिखा है नॉट क्लियर, क्यों भाई, क्या हो गया? एबनॉर्मल मोलर मास मतलब जैसे हम मोलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं इन सब प्रॉपर्टीज से, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। अब एबनॉर्मल मोलर मास का क्या मतलब है कि जब सॉल्यूट पार्टिकल एसोसिएट या डिसोसिएट कर रहा है, जैसे यहाँ पे हमने वो फॉर्मूला लगाया तो एक पार्टिकल के लिए लगाया है, जैसे इन सब के लिए जो वेंट हॉफ फैक्टर दैट इज 1 फॉर दीज ऑल I = 1, क्योंकि ना ही एसोसिएट कर रहे हैं ना डिसोशिएट कर रहे हैं। पर अगर एसोसिएट डिसोशिएट करेंगे तो आएगी कुछ वैल्यू आएगी, और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने उस फॉर्मूले को चेंज कर देना है। कौन से फॉर्मूले को? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले को, जिससे हमारा मोलर मास भी सही आ जाए। ठीक है? जैसे इसमें एक चेंज हो रहा है, इसमें देखो यहाँ पे 1 है, वहां पे जाके 2 बन गए, है ना, तो यहाँ पे दिक्कत है। इसलिए हमने इसमें जब NaCl आएगा ना, कहीं भी आपने जो भी DPPs वगैरह देखी होंगी, मैं अभी आपको बताऊंगा, आपका होमवर्क भी है इसका, जो भी आपने DPPs देखी होंगी ना, उसमें क्या है आपका ऐसे ही है, ये वाले आपको दिए होंगे, यूरिया, सुक्रोज, ग्लूकोज, है ना, जो कि डिसोशिएट एसोसिएट नहीं करते। ये आपको क्वेश्चन में लिखा होगा अ नॉन आयोनिक सॉल्यूट, मतलब एसोसिएट नहीं कर रहा, डिसोशिएट नहीं कर रहा, आयोनाइजेबल नहीं है। ठीक है? क्वेश्चन में लिखा होता है अ नॉन आयोनिक,
उसका क्यों लिखा होता है? बिकॉज अगर आयनिक होगा तो वो डिसोशिएट या एसोसिएट कर जाएगा और उसमें मोलर मास का चेंज आ जाएगा, तो आपको आई की वैल्यू भी लिखनी होगी उसमें साथ में फॉर्मूले में, ठीक है। तो इसको हम बोलते थे वेंट हॉफ फैक्टर, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, मैं एक बार इसकी फोटो भी क्लिक कर देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो मैं साइड पे हो जाता हूँ लिख के साथ ही में, ताकि आप नोट कर सको। तो आप ये ना कहा करिए कि नोट करने का टाइम नहीं मिला। हाँ टाइम कह सकते हो, पर ये नहीं कि नोट करने नहीं दिया भाई, बीच में खड़ा हुआ था। कभी कभी हो जाता होगा, अगर एक आधी बार हुआ है तो, ठीक है। अब आपको हेडिंग क्या डालनी है? वेंट हॉफ फैक्टर। वेंट हॉफ फैक्टर। अच्छा ये डिपेंड किस पे करेगा कि कितना मोलर मास चेंज हुआ। चेंज इन मोलर मास या एबनॉर्मेलिटी इन मोलर मास, एबनॉर्मेलिटी इन मोलर मास डिपेंड्स ऑन द अल्फा। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन। कोई चीज कितनी एसोसिएट कर रही है या कितनी डिसोसिएट कर रही है, ठीक है। कितनी एसोसिएट या कितनी डिसोसिएट। अब वो एसोसिएट की जगह क्या यूज करेंगे? डायमराइजेशन। डायमराइजेशन मतलब 2 से 1 बन गया। ट्राइमराइजेशन मतलब 3 था पहले, बाद में 1 बन गया। टेट्रामराइजेशन, टटा नहीं टेट्रा, उसमें 4 से 1 बन जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म्स यूज होते हैं, यूज्ड इन पेपर, यूज्ड इन एग्जाम। एग्जाम में आपको ऐसे लिख के आएगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। इसका मतलब है एसोसिएशन। इसका मतलब क्या है? एसोसिएशन, ठीक है। कि जो पहले 2 था बाद में 1 बन गया, 3 था तो 2 1 बन गया, 4 था बाद में 1 बन गया, ठीक है। अब हम वेंट हॉफ फैक्टर आई के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। आई को आप कैसे लिख सकते हो? ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो आपने कैलकुलेटेड की है और जो रियल है उनका रेशो, रियल टू कैलकुलेटेड, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एक्चुअल अपॉन जितने आपने कैलकुलेटेड की या कैलकुलेटेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। मतलब जितने आपने कैलकुलेट करे हैं उतना, और ऊपर एक्चुअली कितने हैं, ठीक है। ये आपके पास आएगा। अब अगर हम इस फॉर्मूले से देखें तो जो कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आई विल बी इक्वल टू रियल या ऑब्जर्व्ड डेल्टा के एफ, सो डेल्टा टी एफ अपॉन डेल्टा टी एफ जो हमने किया। तो जो हमने कैलकुलेट किया उसमें हमने क्या फॉर्मूला लगाया था, ठीक है। रियल को मैं सिंपल लिख रहा हूं और जो हमने किया था उसमें हम फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला हमने क्या यूज किया था इसमें? के एफ टाइम्स एम, है ना, दैट इज इक्वल टू डेल्टा टीबी अपॉन के बी टाइम्स एम, दैट इज इक्वल टू वो पी नॉट माइनस पी एस वाला, है ना, आर एल वी पी अपॉन काई बी, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी बी, तो काई बी के बराबर ही था, है ना, दैट इज इक्वल टू पाई अपॉन सी आर टी। ये जो है ना लिखा है ये एक्चुअल है। ये क्या है? एक्चुअल, 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 ठीक है। इसको अगर हम देखेंगे तो I इंटू के एफ इंटू एम, आई इंटू के बी इंटू एम, आई इंटू काई बी, आई इंटू सी आर टी, ये हमारे एक्चुअल वैल्यू दे देंगे हमें। सो आई टाइम्स के एफ इंटू स्मॉल एम, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा टी एफ, आई के बी स्मॉल एम डेल्टा टी बी, आई डेल्टा नहीं आई काई बी, दैट विल बी इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट आई इंटू सी आर टी इज इक्वल टू पाई। ये आपके एक्चुअल फॉर्मूले हैं। अब देखो एस क्यूब आए हुए बहुत टाइम हो गया, है ना। हमने पिछले लेक्चर में मेरे ख्याल से एस क्यूब नहीं दिया, है ना। तो आपको एक लिस्ट दूंगा ना मैं कल के लेक्चर में,
है ना। तो उसमें मैं सारे एस क्यूब लिख के दूंगा, बिकॉज एस क्यूब में पता नहीं स्किप ही हो गया माइंड से, तो इसको आप एस क्यूब बना सकते हो, है ना। ये आपका एस क्यूब है एक तरह से, ठीक है। अब हम आई की वैल्यू देखेंगे कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। आई का एक बहुत फेमस फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ये आपको बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करना है, ये तो ऐसे ही है हल्लू पंजू, ठीक है। ये आपके लिए बहुत जरूरी फॉर्मूला है, आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अब देखो कितने पार्टिकल्स आए बाद में, वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या है ना, कि क्या वो पूरा एसोसिएट हो रहा है, 100% एसोसिएट हो रहा है, या 50% एसोसिएट हो रहा है, या कैसे एसोसिएट हो रहा है, वो डिपेंड करेगा उसके ऊपर, है ना। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। पहले आप इतना नोट करो, फिर मैं आपको रिलेशन बताऊंगा कि अगर एसोसिएशन है तो उसके लिए हम अल्फा और आई के बीच में क्या रिलेशन लिखते हैं, डिसोसिएशन है तो हम आई की वैल्यू क्या लिखेंगे अल्फा के रिलेटेड में, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट करिए, फिर हम आगे की कहानी देखेंगे, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर लो बस। Note it down very fast. ठीक है जी, आई होप सो यू हैव नोटेड इट डाउन। मैंने आपको क्या कहा, साथ साथ में नोट करते जाइएगा, 1 मिनट नोट कर लो इसको, कर लो भाई इसको नोट जल्दी से। हाँ जी, नोट करो यार। हाँ जी, क्या आपने इसको नोट कर लिया, हैव यू नोटेड इट डाउन। चलिए फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, ये देखेंगे कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन का डिग्री जो है यानी अल्फा जो है वो इनसे कैसे रिलेटेड है अलग अलग केसेस के लिए। पहले हम देखेंगे डिसोसिएशन का, फिर हम देखेंगे एसोसिएशन का। डिसोसिएशन मतलब टूटना, है ना। एसोसिएशन का डिसोसिएशन से बहुत सिमिलर है, तो वो तो आपको मतलब कोई जरूरत ही नहीं देखने की। अगर आपने डिसोसिएशन समझ लिया तो एसोसिएशन खुद समझ आ जाएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एंड आई, इनका रिलेशन आपको निकालना है, या आई फॉर डिसोसिएशन। तो आपको पता है जब डिसोसिएशन हो रहा है तो आपने मतलब छोटी क्लासेस में 11th क्लास में करा होगा, जो आपको बिल्कुल बर्बाद होगी आपकी, है ना, है ना। क्योंकि हम तो ठहरे गजनी, हम तो ठहरे गजनी जी, याद क्या रख पाएंगे। टाइम हो गया क्या, एक लिखा टाइम भाई, अभी 37 हुए हैं यार, मतलब उधर देख लो थोड़ा टाइम, है ना। मैं देख रख सकता हूँ कितनी वीडियो हुई है, कितना ड्यूरेशन हो गया आपके लेक्चर का, है ना। अब देखिएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अब मैंने क्या कहा कि कोई भी चीज थी तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, इनिशियली, या ऐसे लिख लो, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। टाइम जब 0 है, इनिशियली यहाँ पे 1 है मान लिया, है ना, यहाँ पे 1 है, रिएक्टेंट कोई एक है, यहाँ पे उसका प्रोडक्ट 0 है, मतलब कि यहाँ पे एक है तो यहाँ पे 0 ही हुआ ना। ऑफ कोर्स 0 कैसे हुआ, क्योंकि ना वो डिसोशिएट कर रहा है ना वो एसोसिएट कर रहा है, तो प्रोडक्ट में 0 ही आएगा, है ना। अब मैंने मान लिया टाइम इज इक्वल टू टी पे, t1 पे या कुछ टाइम t पे क्या हो गया, यहां से अल्फा पार्टिकल्स हट जाएंगे, डिसोशिएट कर देंगे, तो 1 माइनस अल्फा, और यहाँ पे n टाइम्स अल्फा आ जाएगा। n टाइम्स अल्फा मतलब n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, है ना। तो पहले एक था टाइम 0 पे, तो प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं था उस पार्टिकल का, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का, ठीक है। परंतु जब टाइम t1 आ गया, वहां से अल्फा निकल के यहाँ पे n टाइम्स अल्फा बन जाएगा, ठीक है। n क्या है, कितने पार्टिकल्स हैं उतने टाइम अल्फा, है ना। तो अब अगर आप चेक करेंगे इसकी i की वैल्यू, i विल बी इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर दैट डिसोसिएशन n अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्या आपकी i की वैल्यू ये आ गई, सही बात है कि नहीं। तो यही आपका i की वैल्यू है फॉर इट। तो बस इसको आप नोट करो, 1 मिनट।
सॉरी कुछ गड़बड़ आ गई। क्या गड़बड़ आ गई? बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन था 1, आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो गया? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं करोगे क्या? सॉरी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट नहीं करोगे क्या? 1 माइनस अल्फा माइनस एन अल्फा। क्या यहां तक सबको क्लियर है? क्या यहां तक सबको क्लियर है? सॉरी बिकॉज दोनों ऐड होंगे ना। ये था इनिशियल केस, ये था फाइनल केस। इनिशियल केस में कितने थे? पहले 1 थे, फाइनल में इतने हो गए टोटल, है ना। तो ये आपका आफ्टर डिसोसिएशन है, आफ्टर डिसोसिएशन। बिफोर डिसोसिएशन 1 था, तो आई की वैल्यू क्या होती है? आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन इतना है, बिफोर डिसोसिएशन 1 है, तो ये क्या आ गया? 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1, या 1 प्लस एन माइनस 1 टाइम्स अल्फा है, ये आपके पास आएगा। डिसोसिएशन है ना, आई की और अल्फा के बीच का रिलेशन फॉर डिसोसिएशन केस। इसको नोट करो, ठीक है, इसको नोट करो। ये डिसोसिएशन का केस है। एंड फॉर एसोसिएशन, इसी में बस एसोसिएशन के केस में क्या हो जाएगा? जहां पे आपको n दिख रहा है वहां पे आप 1 अपॉन n कर दो, ठीक है। रिएक्टेंट में क्या है, प्रोडक्ट में क्या है? मान लिया रिएक्टेंट में पहले था 1 0 एट टाइम इज इक्वल टू 0, टाइम इज इक्वल टू t पे यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा अपॉन n, है ना। और सिमिलरली इसमें जब हम i की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यानी टोटल आफ्टर कितना है? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n दैट इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस n माइनस 1। अब अगर हम, क्या है, कहां गया वो फॉर्मूला? ये है आपकी आई की वैल्यू। अब अगर कोई चीज डिसोसिएट एसोसिएट कर ही नहीं रही, मतलब उसका जो एसोसिएशन और डिसोसिएशन का अल्फा है वो 0 है ना। तो यहाँ पे अगर आप 0 पुट कर रहे हैं तो आई की वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ पे 0 पुट कर रहे हैं तो आई की वैल्यू 1 आ रही है, यानी कि आपके फॉर्मूले बिल्कुल सही है ना। और अगर मान लो आई है 100% कि अल्फा अल्फा 100% है, मतलब डिसोसिएट भी पूरा कर रहा है, एसोसिएट भी पूरा कर रहा है, ठीक है, यानी आयनाइज भी पूरा हो रहा है और जुड़ भी पूरा रहा है, सही बात है। तो आपका अल्फा क्या होगा? 100%। अगर आपको मान लो 100 परसेंटेज में पूछा है तो आप जो भी आपकी वैल्यू आएगी पॉइंट में उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, नहीं तो आप पॉइंट में भी डाल सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट में डाली जाती है किसी फॉर्मूले में, तो ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 100 मतलब परसेंटेज डालूं, ये 1 डालूं अल्फा की वैल्यू, अल्फा इज इक्वल टू 1 फुल्ली आयनाइजेबल, तो मतलब जैसे NaCl मैंने कहा 100% आयनाइजेबल है, मैंने आपको क्वेश्चन में दे दिया NaCl इज 100% आयनाइजेबल, तो उसका अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, यानी कि उसके लिए आई की वैल्यू क्या होगी? बिकॉज वो डिसोशिएट कर रहा है, मान लो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 प्लस 1 इंटू n माइनस 1, यानी 1 आई इज इक्वल टू n, ठीक है। आई जो n के बराबर आ जाएगा फॉर 100% डिसोसिएशन। एंड एक चीज और याद रखना है, बिकॉज आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं तो आई विल बी ग्रेटर देन 0, एंड आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते हैं तो आई विल बी इक्वल टू लेस देन 0, ओए सॉरी लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, ठीक है, ठीक है जी, ये आपके पास सकता है। अगर मैं इसमें 100% डिसोसिएशन एसोसिएशन मान लूं तो अल्फा क्या होगा? 1 होगा, 1 माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन अल्फा, तो आई विल बी इक्वल टू 1 अपॉन n, ठीक है। फॉर 100% एसोसिएशन, यहाँ पे लिख लो 100% डिसोसिएशन के लिए, डिसोसिएशन 100% है तो आई विल बी इक्वल टू n, 100% एसोसिएशन है आई विल बी इक्वल टू 1 अपॉन n। ये आपके सारे फॉर्मूले हैं रिलेटेड टू आई यानी वेन हॉफ फैक्टर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। टाइम कितना हो गया? अब मेरे को लग रहा है टाइम हो गया है 43, तो हाँ हो गया, अगले लेक्चर में देख लेंगे फिर क्वेश्चंस, है ना। अब आज का होमवर्क क्या है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, है ना। एक मिनट, चैप्टर क्या आपका कौन सा सब्जेक्ट है? ये केमिस्ट्री है ना। आपको इस चैप्टर की कितनी डिग्रीज पहले मिल चुकी हैं? 7 और 6, ये थी सेकंड, थर्ड, फोर्थ थी, फिर ये क्या है, ये फोर्थ ही चल रही है, अरे यार, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ,
7 आपको मिल चुकी है ना मेरे ख्याल से, जिसमें 8 क्वेश्चन थे 7 वाली में। हाँ 7 आपको मिल चुकी है। अब आपको करनी है डीपीपी नंबर 8। डीपीपी नंबर 8 बिल्कुल जनरल है, उसमें ऐसा अल्फा के कोई क्वेश्चंस नहीं है ना, अल्फा वगैरह के कोई क्वेश्चंस नहीं है, बिकॉज हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करी नहीं है ना, तो ये मैंने डाले नहीं क्वेश्चंस इसके, है ना। डीपीपी नंबर 8 के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। और डीपीपी नंबर 7 में मैंने नीट के डाले थे शायद क्वेश्चंस, है ना। ये डीपीपी 6 में डाले थे शायद नीट के। डीपीपी 6 में मैंने नीट के डाले थे ना, तो डीपीपी 7 में मैंने क्या डाला था, जेई के बीच में क्वेश्चंस डाले थे, बीच में नीट के, और इसमें जेई के हैं, है ना। तो मतलब कर तो नीट वाले भी सकते हो यार, है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि जेई वाले नीट कर नहीं सकते, नीट वाले जेई के क्वेश्चंस नहीं कर सकते, क्वेश्चन सेम भी आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये आपका मैं होमवर्क के बारे में बता देता हूँ। होमवर्क नोट कर लो। सॉन्ग क्लास खत्म होनी शुरू नहीं होती कि सॉन्ग इनको पहले सुना दो, सुना देंगे यार, इतना क्या। हमारी आवाज इतनी भी वो नहीं है, गंदी सी आवाज लगती है मेरे को तो, मेरी सड़ी हुई सी, है ना, जिसको रोस्ट भी करते छपरी 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 आ गया छपरी। होमवर्क में रिवाइज ऑल प्रीवियस लेक्चर्स, और ये तो आपको बिल्कुल रिवाइज करना है, ठीक है। रिवाइज वेंट हॉफ फैक्टर, वेंट हॉफ फैक्टर, क्योंकि अगली क्लास में इसके क्वेश्चंस होंगे, और अगली क्लास आपको रिकॉर्डेड भी मिल सकती है इस चैप्टर की। फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। नया चैप्टर आपको मैंने एक बोला था क्या, यहाँ पे मैं आपको चॉइस लिख रहा हूँ, न्यू चैप्टर चॉइस, न्यू चैप्टर चॉइस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कितने लेक्चर्स, 7 to 9 लेक्चर्स। आफ्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देयर इज केमिकल काइनेटिक्स, इसमें लगेंगे आपके 7 to 9 अगेन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़े ज्यादा भी लग सकते हैं, पर इसमें 7 to 8 लगा लो, है ना। और सॉलिड स्टेट तो भाई बिल्कुल एंड में करेंगे, है ना। दो आपको ये है, और एक मैं आपको डाल देता हूँ, चलो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसमें आपके लग जाएंगे लगभग 12 से 15, है ना, लगभग 12 से 15 लेक्चर्स। आप मुझे बता दीजिएगा, आप मुझे अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लिख रहे हैं, तो मैं ऐसे लिखता हूँ ABC, या कम्युनिटी टैब पे मैं ये पोल भी डाल दूंगा ABC, फिर आपको अनाउंस भी कर दूंगा वहीं पे कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना। तो इनमें आप मुझे बता दीजिएगा इन कमेंट, इन कमेंट्स, ठीक है। वैसे मेरी प्रेफरेंस तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, आप बता दीजिएगा बाकी, बिकॉज ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो हम पहले ही कर लेंगे, है ना। आपको वेंट ऑफ फैक्टर रिवाइज करना है। डीपीपी नंबर 8, 9 आपके अगले लेक्चर के बाद भी कर सकते हो, बिकॉज 9 में हम वेंट ऑफ फैक्टर वगैरह के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 8 तो जनरल है, जब तक हमने जहां तक पाई के बारे में पढ़ा। 9 हम अगले लेक्चर में आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यही है आपका सारा होमवर्क। रिवाइज क्लास नोट्स आफ्टर लास्ट लेक्चर, आफ्टर लेक्चर नंबर 13, जो कि इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, आपके पास क्या क्या चीजें आएंगी। ऑल नोट्स कॉमा डीपीपीज विल बी अपडेटेड या अपलोडेड इन जीत टेलीग्राम चैनल। जीत 2025 है शायद नाम, है ना, 25 से 24 है, पता नहीं, नाम में शायद 25 है, आई डोंट रिमेम्बर, बट जीत ही है शायद, जीत 2024 ही है। टेलीग्राम चैनल एंड गूगल ड्राइव, गूगल नहीं, गूगल ड्राइव लिंक गिवन इन अबाउट सेक्शन ऑफ चैनल ऑफ यूट्यूब चैनल। तो ये आपके पास है आपकी सारी चीजें जो मुझे आपको बताना था, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखो, तब तक मैं इसकी भी एक बार फोटो खींच लेता हूँ, नोट्स में डालने होते हैं, होमवर्क वगैरह भी, है ना। तो ये है आपके पास, एंड थैंक्स टू यू ऑल, जो भी आप जो जनरली देख रहे हैं वीडियोस को, उन सब का दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, लिटरली दिल से शुक्रिया, ठीक है। तो आप इन सब लेक्चर्स को रिवाइज करना, सब कुछ आपको बढ़िया से करना है।
एक चैप्टर हमारा नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट तो आज भी हो गया, मैंने वेंट ऑफ फैक्टर करवा दिया, मेरी तरफ से तो कंप्लीट है, बट क्वेश्चंस रह गए, तो क्वेश्चंस भी करवाने जरूरी हैं और वो मैं अगले लेक्चर में करवा दूंगा। मिक्स क्वेश्चंस होंगे किसी भी टॉपिक से कहीं से भी, जो कि मैं ट्राई करूंगा कि उस पर कर लूँ, है ना, बिकॉज क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चंस उस पर करना बेटर रहता है। या रिकॉर्डेड में कर लूँगा, क्वेश्चन पहले लिख दूंगा फिर साइड पे जाऊँगा, है ना, सॉरी क्वेश्चन पहले लिखूंगा पॉज करके फिर आऊँगा फिर आंसर करवाऊंगा, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। सॉन्ग चलो सुना देते हैं कोई। हाँ, रे कबीरा मान जा, वे कबीरा तू आजा, आजा तू है निरमो के जैसी परछाइयाँ हो। ये मैंने पहले भी सुना है ना शायद, आई थिंक सो, है ना। तो बाकी बड़े कल थोड़ा ज़्यादा सॉन्ग सुना देंगे बिकॉज कल लास्ट लेक्चर है। तब तक के मिलते हैं लेक्चर में, तब तक के जय श्री कृष्ण, राम राम, सीता राम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।